Good morning, students. This is second lecture on D and F block elements. In first lecture of this chapter, we discussed about chemical properties of D and F block elements, physical properties of D and F block element. Physical properties like melting point, enthalpy of atomization, atomic ionic radius were discussed in first lecture. In this lecture, we'll discuss about chemical properties of D and F block elements. Right? Now, let's see. So, the first chemical properties of these elements is ionization energy. You can see that ionization energy. In this portion, we'll discuss about ionization energy. Right, so ionization energy how vary it is. So the first point is while moving left to right along the period, ionization energy increase. It is general trend. ये जनरल ट्रेंड है. जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है. ये हमेशा की तरह जनरल ट्रेंड है जो कि काफ़ी जगह पर फॉलो नहीं होता. राइट, सो वेरिएशन इन आयनाइजेशन सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो वेरिएशन होता है इट इज स्मॉलर देन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स. जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, चाहे वो पी ब्लॉक की बात हो, चाहे एस ब्लॉक की बात हो, चाहे एस और पी ब्लॉक की बात हो, जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वहाँ वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स से उतना वेरिएशन नहीं मिलता है. राइट, और उसका रीज़न ऑब्वियसली डी में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं और इसके कारण से होता है जनरली. और एक और सिग्निफिकेंट फैक्ट वी ऑब्जर्व हियर इज दिस दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल इंक्रीज, but the magnitude of increase in the second and third enthalpy for successive element is much higher. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट उतना मैग्नीट्यूड में चेंज देखने को नहीं मिलता जितना सेकंड और थर्ड में मिलता है, और उसके बाद वालों में भी फिर नहीं मिलेगा. ऐसा क्यों होगा? बिकॉज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग आयोनाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स रिमूव फ्रॉम एस इलेक्ट्रॉन, एस सबसेल, 4s सबसेल, 5s सबसेल, 6s सबसेल, लाइक. ओके, so in all cases it is remain same. 4s से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जितने भी एलिमेंट्स उनमें ऑलमोस्ट कंडीशन सेम ही रहेगी, इसलिए इंक्रीज होगा. ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इंक्रीज होगा, बट वो इंक्रीज जो है वो मैग्नीट्यूड में उतना चेंज नहीं आएगा. सेकंड और थर्ड के केस में क्या होता है, सेकंड आयनाइजेशन यानी जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है, या थर्ड आयनाइजेशन इट मीन्स जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो दैट इलेक्ट्रॉन माइट बी रिमूव फ्रॉम डी सबशेल ऑल्सो. सो एस से निकल रहा है या डी से निकल रहा है, हाफ फील्ड से निकल रहा है या फुल फील्ड से निकल रहा है, ये काफी मैटर करने लगता है. राइट, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है. तो इन सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी for successive element is much higher along a series. In first ionization, as I already mentioned, right, three terms responsible for value of ionization enthalpy are: the one is attraction of each electron toward nucleus, attraction of each electron toward nucleus. This is first first factor which affect ionization enthalpy, that is called effective nuclear charge. Obviously effective nuclear charge होगा तो ionization enthalpy ज़्यादा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है. The second is repulsion between the electrons. Obviously this is called shielding effect. Repulsion of inner lying electron over outer shell electrons is known as shielding effect. Right, so attraction of each electron toward the nucleus, that is nuclear charge, and repulsion between the electron, that is what we called, that is
that is a shielding effect, right? So whenever this is then that will be shielding effect, right? तो दोनों का जो डिफरेंस होता है, दोनों की जब हम बात करते हैं तो दोनों का जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड, दैट वी टर्म्ड एज, यस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टुवर्ड न्यूक्लियस माइनस रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो दोनों का जो डिफरेंस आता है दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? Effective nuclear charge. And the third one is called exchange energy. अब exchange energy की जब हम बात करते हैं तो exchange energy, the amount of energy release, exchange energy की अगर हम बात करते हैं कि exchange energy क्या होता है, तो exchange energy जो होता है that is amount of energy released during transition of electron pairs, transition of electron pair in degenerate orbitals. हम इसे अगर हम समझना चाहें तो हम कैसे समझ सकते हैं, इस पर आते हैं कि अगर हमें समझना है कि भाई ये कैसे होता है तो इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, राइट? देखिएगा, अब जैसे डी सबसेल है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर काम क्यों नहीं करती है, जैसे मैं यहाँ पर बताना शुरू करता हूँ ये उस तरीके से काम नहीं करती जैसा मुझे चाहिए होता है, कि शायद इट्स नॉट ऑन, दैट्स व्हाई। ओके, सो एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है वो हम समझते हैं थोड़ा सा, मुझे एक मिनट दीजिएगा, ये अगर ये काम करने लगे, यस इट इज़ वर्किंग। सो जैसे अगर हम किसी भी हाफ फील्ड सबसेल की कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, जैसे अगर हम Mn के कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 25 होता है, और अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखें सो दिस इज 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, उसके बाद दैट इज 2s2, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हम ओवरऑल देखें, ऐसे ना जाए, हम देख लेते हैं जैसे आर्गन 18 हो गया, 18 के बाद 4s2, और 4s2 के बाद कितना हो जाता है 3d5। तो अगर हम 3d5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स को देखें, 5 ऑर्बिटल्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, राइट? सो अभी एक्सचेंज एनर्जी का क्या रोल है, एक्सचेंज एनर्जी कैसे आती है? बिकॉज ईच इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज इट्स पोजिशन विद अदर इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। in this case what will happen, this electron can move here and this can here, this can move here, right? This can move here, it can move here, it can move here, it can move here, it can move here, right? So there is, I can say, 4 exchange energy which is considered as 4e, so जब इलेक्ट्रॉन्स के लिए जितनी ज़्यादा स्पेस होता है मूवमेंट के लिए, उतना ज़्यादा वो मूवमेंट करते हैं और उस मूवमेंट में एनर्जी रिलीज करते हैं, इसे ही कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। और ये जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल माना जाता है। तो ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में हम केवल देखते हैं, तो यहाँ पे डी के सारे ऑर्बिटल डिजेनरेट ऑर्बिटल। तो एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स, राइट? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम एक बार और देखें, अगर आपको क्लियर ना हुआ हो तो इसको अगर आप देखें, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उस कंडीशन में 5 इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन हेयर, एंड इन दैट केस व्हाट विल हैपन, एक इलेक्ट्रॉन एक एक्सचेंज, तो ये दोनों एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, ऐसे ये दोनों एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, ऐसे ये एक दोनों पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं, और ये दोनों एक दोनों पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो 4 पोजीशन जो होंगी ओवरऑल वो एक्सचेंज की जा सकती है, और इस तरीके से 4e। ऐसे ही जब हम फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, मान लीजिए यही कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास मिलता है जो फुल फील्ड के कॉन्फ़िगरेशन में होगा, तो कैन यू गेस कितने एक्सचेंज पेयर बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबके लिए ये इलेक्ट्रॉन
इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में एक्सचेंज होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन 8e का लॉस हमें देखने को मिलता है एक्सचेंज एनर्जी के फॉर्म में, और एनर्जी बाहर निकलती है, और एनर्जी जब बाहर निकलती है तो उसी के कारण से रिलेटिवली ज्यादा स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये तीसरा एक्सचेंज एनर्जी आ जाता है, जो एक्सचेंज एनर्जी से ही रिलेटेड है। जब मैं बार बार बात करता हूं तो जो एक्सचेंज एनर्जी से ही रिलेटेड होता है, एंड दैट इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डेंसिटी, है ना, और उससे ही रिलेटेड है, क्योंकि सब जगह जो चार्ज डेंसिटी है, अगर मैं इसे ही सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डेंसिटी में आपसे शेयर करना चाहता था कि अगर मैं यहाँ पर देखिए, ये है आपका कोई भी शेल, ठीक है, और जब कोई भी शेल हो सकता है, अगर हम पी भी कहते हैं सब शेल, कि पी सब शेल की बात करते हैं तो भी 3D में सब जगह होता है, लेकिन उसमें बीच में कुछ डिफ्यूजन, बीच में कुछ होल्स भी होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नोड कहते हैं, बराबर। लेकिन जब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि उसकी पूरी सरफेस पे बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वट एवर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से क्या होगा, इनका इंपैक्ट हर जगह देखने को मिलेगा। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से क्या होगा, इंपैक्ट हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ओवरऑल एक सिमेट्री डेवलप होती है, और सिमेट्री लीड्स टू स्टेबलाइजेशन। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो इस कारण से ये एक्सचेंज एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ मेंशन एक्सचेंज एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ पैरेलल स्पिन इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, राइट। तो ये एक खास बात होती है जो हमें हमेशा याद रखना होता है। अब मैं यहाँ पर जो कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं वो तो एक्सचेंज एनर्जी मतलब ऑब्वियसली हमें समझ में आ गया, हाफ फील्ड और फुल फील्ड सब शेल की बात हम करते हैं जिनमें स्टेबलाइजेशन ज्यादा होता है, ठीक है। और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से निकलता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। जैसे यहाँ एक दो एग्जांपल्स है, इसके अलावा भी अगर यहाँ कहीं भी आयनाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई एक्सेप्शंस होते हैं, देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, इट इज ओके, व्हाटएवर इट इज +1 आयन, व्हाटएवर इट इज +2 आयन, व्हाटएवर इट इज +3 आयन। और आयंस के बीच में भी अगर कंपेयर करें तो कोई इश्यू नहीं है, जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। लेकिन अगर कहीं एक्सेप्शनल केसेस देखने को मिलते हैं तो हमें उस चीज पर फोकस करना है कि वो केसेस क्यों देखने को मिल रहे हैं, राइट। अब यहां पर जैसे एक केस है, बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Cr+ हायर देन Mn2+, Cr+ हायर देन Mn2+। अगर हम देखें, पहले तो हम इसको देख लेते हैं एग्जांपल्स की, कि भाई ये बात सही है कि नहीं, क्या सही है कि नहीं। चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम 2 में देखें तो Cr, अगर आप सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखें तो Cr2+ की ज़्यादा होती है Mn2+, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी Cr+ की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है Mn+ से। इज इट ओके? क्यों होती है भाई? सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में ऐसा क्या होता है? तो अगर हम इसको इस कॉन्फ़िगरेशन से देखें कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ शायद हम इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे अब जैसे क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, ठीक है, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हम केवल आउटर शेल की बात करते हैं तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 और 3d5। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो बड़े आसानी से निकाल देगा, बट दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहा है? हाफ फील्ड सब शेल से। जबकि ये क्रोमियम किसका कॉन्फ़िगरेशन होगा? क्रोमियम का, ठीक है। तो क्रोमियम प्लस में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी Cr+ के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? Cr+ के लिए कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 4s0 3d5। तो ऑब्वियसली अब Mn के बारे में बात करते हैं। Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 4s2 3d5। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकल रहा है? 4s से निकलेगा। पहला इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी 4s से निकलेगा। लेकिन तो पहले इलेक्ट्रॉन में कोई इशू नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि जनरली पहले इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा इशू आता नहीं है, क्योंकि सारे में कंडीशन ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। थोड़ा बहुत इशू हो सकता है,
लेकिन बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट इश्यू देखने को नहीं मिलता है. वाई इज इट नॉट? बिकॉज जब हम बात करते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली एस से निकलता है. बट सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में यू कैन सी Cr प्लस में इलेक्ट्रॉन डी से निकल रहा है, जबकि Mn प्लस की बात करें तो Mn प्लस में कहां से निकलेगा? Mn प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1 and 3d5. तो ऑब्वियसली S से ही निकलेगा, लेकिन वहां हाफ फिल्ड शेल से निकलेगा. और इसीलिए हम देख पा रहे हैं, जो हमने अभी ऑब्जर्व किया, क्या देख पा रहे थे? जो हमने अभी ऑब्जर्व किया था कि इलेक्ट्रॉन जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो Cr प्लस की ज़्यादा होती है Mn2 प्लस से. लेकिन वहीं अगर थर्ड की कंडीशन में बात करें तो ऑब्वियसली Mn2 प्लस, जब जहां जनरल ट्रेंड हो रहा है वहां तो कोई बात ही नहीं है. अगर इसके अलावा कोई केस होगा तो वो अलग केस है, ठीक है. अदरवाइज और कोई इश्यू नहीं है, जनरली तो वही चलेगा. लेकिन हाफ फील्ड फुल फील्ड के कारण से ही एक्सेप्शनल केस बन सकते हैं. अदरवाइज जनरल ट्रेंड क्या होगा? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, ठीक है. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आपसे शेयर किया है मैंने. ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं. Mn2 प्लस इज हायर देन Fe2 प्लस. अगर हम Mn2 प्लस की बात करें, आइडियली Fe2 प्लस का ज्यादा होना चाहिए लेफ्ट टू राइट, बट Mn2 प्लस का ज्यादा होता है. तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? द सेम कंडीशन. चलिए Mn2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन पहले जल्दी से लिख लेते हैं. क्या होगा भाई Mn2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन? Mn2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Mn2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Mn2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s0 3d5. और Fe2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Fe2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट Fe2 प्लस 4s0 3d6. तो Mn में कहां से निकलेगा? हाफ फील्ड सबसेल से, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा. जबकि Fe2 प्लस में कहां से निकलेगा? हाफ फील्ड से ज्यादा, मतलब हाफ फील्ड नहीं है, फुल फील्ड नहीं है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा. इसीलिए ये कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है. तो इसलिए Mn2 प्लस का ज्यादा होता है. तो सीधी सी बात है कि सबसे ज्यादा जो तीन फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसमें से सबसे बड़ा रोल आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करने का एक्सचेंज एनर्जी, और इसे ही एक और तरीके से कहते हैं सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. राइट नाउ, तो दिस इज ऑल अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. कभी भी ध्यान रखना है, जनरली अगर एक्सेप्शनल केस नहीं है तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बढ़ेगा ही बढ़ेगा. लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस में जहां चेंज आता है उसको अगर एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है तो आप एक्सचेंज एनर्जी कह सकते हैं. और स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज एनर्जी से ही हम दो चीजें डिफाइन करते हैं. स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सब्सटेंस. स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सब्सटेंस either defined by exchange energy and symmetric charge distribution. Right now, oxidation state, आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से डिफाइन होते हैं. अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो दे आर नोन फॉर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. इन्हें जाना जाता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से. इनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं काफ़ी वेरिएबल देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स में. आप देख सकते हैं अगर हम 3D सीरीज़ की बात करें तो 3D सीरीज़ में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है स्कैंडियम से जिंक तक, जहाँ पर जिंक और स्कैंडियम जनरली फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन अदर में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है. और ऐसा इसलिए होता है, +2 सब में कॉमन होता है क्योंकि S से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. इसके अलावा बाकी केसेस में देखें तो बाकी D से सारे एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, उनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. तो मैंने जैसा कहा था कि पहले फर्स्ट में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता है, फिर सेकेंड और थर्ड में सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने मिलता है, और उसके बाद हायर में भी कोई खास सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है. एक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर, देयर इज लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट द एक्सट्रीम स्टेम्स फ्रॉम ईदर, दोनों साइड में अगर आप देखें एक्सट्रीम एंड्स, दिस लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका देयर माइट बी टू रीजन फॉर इट. वन इज देयर इज few electrons to lose, and the second one there is fewer orbital for share their electrons. So अगर आप इनिशियली बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, उनके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कम होते हैं. और अगर हम एंड की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ ही इलेक्ट्रॉन होते हैं
जो वो कुछ ही इनके पास ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जहां वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज फुलफिल्ड और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए कोई भी बॉन्डिंग शो नहीं कर पाते, बराबर। तो दोनों तरह की ये कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। एक खास बात अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 1 यूनिट से डिफर कर रही है, जबकि जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखते हैं जनरली वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर +2 यूनिट में डिफर कर रही होती है, राइट। जनरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण से पी ब्लॉक एलिमेंट्स में वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दैट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप डिक्रीज, बट हेयर स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप इंक्रीज। नीचे जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर हम मैग्नीज के ग्रुप में मैग्नीज, टेक्नीशियम या रीडियम की बात करें तो डाउन दी ग्रुप जाने पर, या क्रोमियम के ग्रुप में डाउन दी ग्रुप जाने पर जो उनके जैसे मान लीजिए ऑक्साइड्स हैं या ऑक्सी एसिड है, KMnO4, KTCO4 और KReO4, तो स्टेबिलिटी की बात करें KMnO4 ज़्यादा रिएक्टिव होगा और KReO4 कम रिएक्टिव होगा। तो डाउन दी ग्रुप जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, जबकि पी ब्लॉक में हमने देखा था कि डाउन द ग्रुप जाने पर स्टेबिलिटी कम होती जाती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर जीरो ऑक्सीडेशन शो करते हैं। हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में इसके बारे में बात करेंगे। टेट्रा कार्बोनिल निकेल या पेंटा कार्बोनिल आयरन या कार्बोनिल कंपाउंड जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बनते हैं, उनमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स जीरो देखने को मिलते हैं। We'll discuss about these compounds in coordination compounds chapter. Now this is very important to define chemical reactivity of transition elements. अगर हम जनरल बात करते हैं तो जनरली पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए M2+2M, राइट। सो फॉर M2+2M, left to right, while moving left to right, reducing nature of metal decrease and oxidizing nature of metal ion increase. I can say electrode potential increase, standard electrode potential increase, become less negative or more positive. जब आप left to right जाते हैं तो standard reduction potential increase होता है and it becomes more and more positive or less negative. जो नेगेटिव होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं वो ऑक्सीडाइज, उनके जो नेगेटिव होते हैं M2+M के लिए जिनकी वैल्यू नेगेटिव होती है उनका M एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, बिकॉज वो M2+M के लिए चेंज शो नहीं करते, M2+ शो करते हैं, इसीलिए वो माइनस होते हैं। और जो पॉजिटिव होते हैं उनका M2+ ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। सो आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता रहता है और जो मेटल एटम है उसका रिड्यूसिंग नेचर कम होते जाता है, और उसी कारण से जो उनका रिडक्शन पोटेंशियल है आप देखें, अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में M2+M के लिए देखें तो वैल्यू कम होती जाती है। एक्सेप्शनल केस पर अपन जरूर बात करेंगे, जैसे कम होती जाती है, यहाँ भी कम हो रही, यहाँ भी कम हो रही, यहाँ थोड़ा सा बढ़ रहा है, एकदम से मैग्नीज के लिए थोड़ा बढ़ा, फिर यहाँ कम हुआ, फिर यहाँ कम हुआ, फिर यहाँ कम हुआ, यहाँ तो प्लस में ही चला गया, यहाँ फिर और कम हो गया, तो यहाँ पर फिर से माइनस में आ गया। तो दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, वन इज हेयर मैग्नीज हायर देन reducing nature of manganese is higher than chromium, and here is the reducing nature of zinc is higher than copper. Copper ion is showing oxidizing nature, हम जानते हैं। इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी में अगर आप देखें तो ट्रेंड लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हैं M2+M के लिए तो वैल्यू इंक्रीज ही हो रही है, मतलब आयन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ रहा है और मेटल का रिड्यूसिंग नेचर कम हो रहा है। इज इट क्लियर? ओके, सो क्यों Mn में एकदम से ऐसा हुआ? Mn में एकदम से ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्यों बढ़ गया? यस, तो ध्यान रखिएगा Mn2+ जो है वो
Mn2 plus will resist to turn into M because it has stable electronic configuration, D5 configuration, और इसीलिए वो रेजिस्ट करता है चेंज को Mn2 प्लस से M के लिए, इसलिए उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। सो ड्यू टू हाफ फिल्ड सबशेल्स, ठीक है। वन मोर दैट वी नो वेरी वेल दैट कॉपर शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसा मैंने कहा था जब ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात होती फ्लोरीन की, तो मैंने कहा था कि उस समय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड दैट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर भी जब हम बात करते हैं मेटल्स के रिड्यूसिंग नेचर के लिए, तो यहाँ पर तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट, that at enthalpy of atomization it is, these are ionization enthalpy and this is enthalpy of hydration। आप देख सकते हैं इसमें स्लाइटली अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है, साइज भी आप उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू देखें और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, वैसे भी हम जानते हैं कि मैग्नीज के एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम हो जाता है। तो जब हम मेटल की बात करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी तीनों काउंट होते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी मैग्नीज के लिए कम हो जाता है, और हाउ मच इट इज रिड्यूसिंग, इन तीनों का सम कितना ज्यादा नेगेटिव है इस बात पे डिपेंड करता है। किस किस का? एटमाइजेशन का, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का और हाइड्रेशन का सम। फ्लोरीन के केस में अगर आपको याद हो तो मैंने फ्लोरीन के केस में कहा था कि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके बॉन्ड डिसोसिएशन का, उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड थर्ड इज दैट हाइड्रेशन एंथैल्पी का सम कितना नेगेटिव होता है। बट जब हम मेटल की बात करते हैं तो वहां पर एटमाइजेशन आ जाता है, जिसे सब्लिमेशन भी कहते हैं, आयनाइजेशन आ जाता है और हाइड्रेशन आ जाता है, राइट। कॉपर के बारे में हम जानते हैं, कॉपर जो है वो इस तरह कंडीशन शो करता है। पॉजिटिव जो है Cu2 प्लस टू Cu जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका पॉजिटिव होता है, और इसीलिए किसी भी एसिड के साथ ये हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता है, बिकॉज कभी भी हाइड्रोजन इसे रिप्लेस नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन आयन। राइट, तो हाइड्रोजन Cu2 प्लस इट यूनिक बिहेवियर ऑफ हैविंग पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड अकाउंट्स फॉर इट इनएबिलिटी टू लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड। मतलब ये हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं, H प्लस को ये रिड्यूस नहीं कर सकता। सॉरी, मेरा स्टेटमेंट थोड़ा उल्टा हो गया। H प्लस को कॉपर रिड्यूस नहीं कर सकता। जो H प्लस को रिड्यूस कर सकते हैं वही मेटल हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, बट कॉपर ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए Cu प्लस HCl never form CuCl2 plus H2, never it happen, never it will happen, right? With H2SO4 never it will happen। HNO3 के साथ तो वैसे ही नहीं होता है, ठीक है। और HCl के साथ जनरली चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे वो कॉन्सेंट्रेटेड हो, कॉपर का कोई रिएक्शन नहीं होता है। H2SO4 डाइल्यूट रिएक्ट नहीं करता, कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्ट करता है और SO2 रिलीज करता है, वहां पर कोई भी हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कॉपर हाइड्रोजन के ऊपर, हम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन कॉपर के ऊपर होता है, और उसका मतलब होता है हाइड्रोजन कैन रिप्लेस Cu2 प्लस, बट Cu2 प्लस कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन कैन रिप्लेस Cu2 प्लस, बट Cu2 प्लस कैन नॉट रिप्लेस Cu कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन आयन। जो ऊपर होता है वो नीचे वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। रिएक्टिव जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें कॉपर आयन ऊपर होता है और हाइड्रोजन नीचे होता है, तो उसका मतलब होता है कॉपर आयन कैन ऑक्सीडाइज H2, बट H आयन कैन नॉट ऑक्सीडाइज Cu, राइट। तो ये खास बात होती है कॉपर के लिए, ध्यान रखिएगा। या उससे नीचे जो भी होते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, गोल्ड और प्लेटिनम तो जनरली रिएक्शन ही नहीं करते, राइट। फॉर M3 प्लस एंड M2 प्लस की बात भी कर लेते हैं।
अच्छा, एक और है जिसमें जिंक का थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? अगेन द हाफ फिल्ड सब्सटेंस, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज वेरी लो। तो अगर हम इन सब की इंफॉर्मेशन याद रखें तो हमारे लिए आसान होगा, लेकिन कई चीज़ें हम याद नहीं रख सकते। इट इज ऑब्वियस, ये जो है प्रैक्टिकल वे में है। तो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड तो हम एटलीस्ट कह ही सकते हैं, बाकी चीज़ें तो जो हैं वो आप याद जो रखें रह पाती हैं तो इट इज ओके। बट अपनी स्टडीज़ के लिए ड्यूरिंग एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, ड्यूरिंग रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम कंसर्न कर सकते हैं इस चीज़ को, रेफर कर सकते हैं इस चीज़ को, और उससे इसको पढ़ सकते हैं। M3 plus to M2 plus the highest value for Zn is due to M3 plus to M2 plus। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के लिए, M3 plus 2 plus से M3 plus से M2 plus। तो यहाँ पर अगर M3 plus, तो प्लस में सबसे ज़्यादा वैल्यू जिंक की मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई? क्योंकि अगर M3 plus में है तो ऑब्वियसली ट्राई टू कम इन M2 plus। इट इज़ नॉट गिवन हेयर बट बहुत ज़्यादा मिल सकती है। तो ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि अगर N3 प्लस होगा तो D9 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और इट एवर ट्राई टू कम इन D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो M3 प्लस से M2 प्लस में, यानी Zn3 प्लस से या Zn2 प्लस में आसानी से आने की टेंडेंसी रखेगा। अगेन लेफ्ट टू राइट यहाँ से देखिए, इसकी थोड़ी और वैल्यू कम होगी, फिर 0.37, 0.26, माइनस में यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा। जो वैल्यू दी हुई है मतलब इन पर स्टडीज़ काफ़ी की गई हैं। फिर यहाँ देखिए 0.26 एंड 0.41 क्रोमियम और वैनेडियम। तो आप देख सकते हैं क्रोमियम में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जनरली क्या होना चाहिए? क्रोमियम 3 प्लस से 2 प्लस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी लेफ्ट टू राइट जाने पर जो है कम नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बढ़ जाती है। क्रोमियम अगर हम 3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन से देखें तो दैट विल बी D4 कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम अगर 3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन हम देखें, क्रोमियम के लिए कहीं यहाँ पर बात की गई है? नहीं की गई है। तो क्रोमियम अगर 3 प्लस से इट नेवर ट्राई टू टर्न इनटू क्रोमियम 2 प्लस। 3 प्लस से कभी भी 2 प्लस में आना नहीं चाहता। ठीक है, ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 प्लस से और 2 प्लस में मतलब नेगेटिव होने का मतलब जो हो रहा है वैसा नहीं चाहता। M3 प्लस से M2 प्लस की बात हो रही है, ये तीनों नहीं चाहते। यहाँ M2 प्लस से M की बात हो रही है, जिनके लिए माइनस है वो नहीं चाहते, जिनके लिए ज़्यादा माइनस है वो ज़्यादा नहीं चाहते इसमें इस तरह से टर्न होना, जिनके लिए कम माइनस है वो कम नहीं चाहते, मतलब रिलेटिवली, राइट। सो जो इसीलिए तो हम माइनस लिखते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये उनके जब हम इसे प्लस में लिख देंगे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो उनके जो मेटल का एटम का नेचर होता है वो ऑक्सीडाइज होने का होता है। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है। क्रोमियम और वैनेडियम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं क्रोमियम का थोड़ा ज़्यादा होता है, वैनेडियम का रिलेटिवली कम देखने को मिलता है। और इसका रीज़न आई विल डिस्कस लेटर इन चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, जहाँ पर हम d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग की बात करेंगे और वहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा। यहाँ के आगे अगर हम देखें मैग्नीज और आयरन, अब देखिए ऑब्वियसली आयरन Fe3 प्लस से Fe2 प्लस के लिए जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और ज़्यादा प्लस में होना चाहिए, जैसे कोबाल्ट का बहुत ज़्यादा प्लस में है, लेकिन यहाँ देखें इससे कम प्लस में हो जाता है। इधर से इधर जाने पर प्लस में ज़्यादा होना चाहिए और माइनस में कम। ये जनरल ट्रेंड है, जहाँ चेंज हो रहा है उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं कम हो रहा है, इसका रीज़न ये होता है क्योंकि Fe3 प्लस में जो आयरन है उसका D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जैसा मैंने कहा कि केवल एक पर डिपेंड नहीं करता, तो और फैक्टर होते हैं जो उसे टर्न करते हैं। हम केवल जो डिफरेंस आ रहा है वो कम क्यों आ रहा है उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने मेथड्स के थ्रू, अदरवाइज इट इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल टर्म। राइट, तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, सब में मोस्ट ऑफ द रीजन जो रीजन है, और आपसे जब भी क्वेश्चन आता है एक ही तरह से हो सकता है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड। राइट, एक चीज जो मैंने लिखी उसमें मेंशन है कि जिंक के लिए बहुत ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि वो हाफ जो अगर हम देखें D9 से वो D10 में कन्वर्ट होगा, M3 प्लस से M2 प्लस, है ना। ओके, नाउ स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम देखें जनरली हाईएस्ट ऑक्सीडेशन इधर ऑक्साइड्स के साथ मिलते हैं या हैलाइड्स, और जिसमें बेसिकली फ्लोराइड्स के साथ मिलते हैं।
आप दोनों में देख सकते हैं, ऑक्साइड्स में भी और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मैग्नीज जनरली अगर हम हैलाइड्स की बात करें तो +7 स्टेट हैलाइड्स के साथ नहीं रहता। ऑक्साइड्स और हैलाइड्स में फर्क ये होता है, हैलाइड्स के साथ इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, और ऑक्साइड्स के साथ इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि मल्टीपल बॉन्डिंग। तो सिंगल बॉन्ड अगर कितना भी कर ले बट जनरली डबल बॉन्ड से कमजोर ही रहेगा। तो वो मल्टीपल बॉन्डिंग जो है वो ऑक्साइड्स के साथ, फ्लोरीन में मल्टीपल बॉन्डिंग की टेंडेंसी नहीं होती, ऑक्सीजन में ये टेंडेंसी होती है। तो इसीलिए ऑक्साइड्स में रिलेटिवली ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलते हैं, फ्लोराइड्स में उतने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को नहीं मिलते। कुछ जनरल चीज़ें जो इसी से रिलेटेड हैं, जो इसी टेबल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो मैंने यहाँ मेंशन किया कि जैसे मैग्नीज जो है +7 स्टेट नहीं शो करता है, लेकिन हाँ इट कैन फॉर्म ऑक्सीफ्लोराइड विच कैन शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके आगे अगर देखें तो +3 भी केवल FeX3 और COF3 देते हैं, बाकी कोई +3 भी नहीं देता मैग्नीज के बाद, जैसा कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के आए थे वही यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्लोरीन सबसे पहले तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन क्यों मिलता है या ऑक्सीजन क्यों मिलता है, तो यहाँ फ्लोरीन की बात, पहले हैलाइड्स की बात अपन करते हैं, तो इसलिए होता है क्योंकि इट स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो हायर लैटिस एनर्जी या फिर हाई बॉन्ड एनर्जी, दोनों कंडीशन हो सकती है। हायर लैटिस एनर्जी वहां मिलेगी जहां ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम होंगे, या आप ऐसा कह सकते हैं जहां पर आयनिक नेचर ज्यादा डेवलप होगा, और बॉन्ड एंथैल्पी जहां पर कोवैलेंट नेचर ज्यादा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में बॉन्ड एंथैल्पी को हम कंसीडर करते हैं। जो कम ऑक्सीडेशन, लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में उतने स्टेबल नहीं होते हैं, कम स्टेबल होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, राइट। नाउ कॉपर 2 हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट आयोडाइड। कॉपर के 2 हैलाइड्स ज्यादा जाने जाते हैं, 2 हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट आयोडाइड, मतलब कॉपर के सारे हैलाइड्स मिलते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते हैं, लेकिन आयोडाइड उतना स्टेबल नहीं होता है। और Cu2+ और आयोडीन का यानी कॉपर CuI2 का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और अपन ऐसा कहते हैं Cu2 का जो सॉल्यूशन है वो ब्रेक डाउन होकर Cu2I2 I2 बनाता है। और ये केवल ये कंडीशन सॉल्यूशन में केवल आयोडाइड के साथ नहीं है, स्यूडो हैलोजेंस के साथ भी है, जैसे साइनाइड हो सकता है, थायोसाइनाइड हो सकता है, HCN, CN, सब में कॉपर 2+ इसी तरह का रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में देता है। एक खास बात और, अगर हम कॉपर +1 की बात करते हैं तो कॉपर +1 सॉल्यूशन में डिस्प्रपोर्शनेट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर 2+ ज़्यादा स्टेबल माना जाता है एज कम्पेयर टू कॉपर +1। आइडियली अगर हम देखें तो D10 कॉन्फ़िगरेशन कॉपर +1 में होता है, लेकिन Cu2+ की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो कंपनसेट कर देती है जो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है Cu+1 की, यानी Cu+1 से Cu2+ में कन्वर्ट होने के लिए जो एक्स्ट्रा आयनाइजेशन एंथैल्पी लगानी पड़ती है उससे ज़्यादा आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी मिल जाती है Cu2+ के लिए, इसीलिए Cu2+ रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है। राइट, तो ये कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर हम ऑक्साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जैसा मैंने कहा कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर अपने को किस में देखने को मिलता है, ऑक्साइड्स में देखने को मिलता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या देखने को मिलते हैं, ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं मैग्नीज के बाद तो उतने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं मिलते हैं, खासकर ऑक्साइड्स में। हाँ, कुछ कंपाउंड्स बनते हैं जैसे फेरेट FeO4- जिसमें आयरन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, लेकिन ये डिकम्पोज हो जाते हैं Fe2O3 और O2 में। इसके अलावा ऑक्सोकैटाइन क्या होते हैं, ऑक्साइड्स के साथ कंपाउंड बनाकर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जैसे VO2+, TiO2+, these are ऑक्सोकैटाइंस, और ये ऑक्सोकैटाइंस भी सॉल्यूशन में स्टेबल होते हैं। जनरली जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, देखिए
ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ऑक्साइड्स के लिए हम बाद में भी डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में एक पोर्शन के अंदर, कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं ना कहीं होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑक्साइड्स होते हैं, वो सॉल्यूशन में जाने पर कैटायन बनाते हैं। जैसे अगर आप CrO को सॉल्यूशन में डालेंगे तो, या आपने जैसे वेनेडियम ऑक्साइड सॉल्यूशन में डाला तो VO2+, अगर आपने वेनेडियम के ऑक्सीडेशन वेनेडियम के किसी कंपाउंड को डालते हैं, जैसे वेनेडियम 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में VO2+ बना सकता है, राइट। तो ऑक्सो एनायंस, ये ऑक्सो कैटायन है, ऑक्सो एनायंस भी पॉसिबल है, जैसे VO4-। तो एम्फोटेरिक जो होते हैं जैसे V2O5 है। मैं एक चीज, 2-3 चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो बेसिक होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा CrO, यहां देखिएगा, अगर आपने कहा कि हम बात कर रहे हैं CrO का, क्योंकि ये बेसिक होता है, तो जब आप इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो इट माइट फॉर्म CrO2+, ऐसा कोई आयन बना ले, कैटायन बनाएगा जो बेसिक होते हैं। लेकिन Cr2O3, अगर आपने देखा हुआ है Cr2O3, जो कि हमने कहा है एम्फोटेरिक होता है, तो जब हम इसे सॉल्यूशन में डालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा, यानी ये बना सकता है CrO2, और हम कह सकते हैं CrO2 1-, राइट। यहां देखिए क्रोमियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही है, या बना सकता है क्या Cr, अगर हम देखें तो क्रोमियम का कितना ऑक्सीडेशन, ओके, और ऐसे CrO और प्लस, यहां भी देखिए ये सॉल्यूशन में बना सकता है। या ये क्लियर हो गया, पहला वाला जो बेसिक है, सेकेंड वाला एम्फोटेरिक, और अब हम आ जाते हैं तीसरे वाले के लिए, जो जनरली क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये सॉल्यूशन में जाएगा तो क्या बनाएगा, CrO4- और Cr2O7 शायद आपने इन सबको पढ़ा है। CrO4-, CrO4 ऊपर देखिए CrO4 तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से क्रोमेट आयन कहते हैं, और Cr2O7 से डाइक्रोमेट आयन कहते हैं। ऐसे ही अगर हम मैग्नीज के केस में बात करें, किसके केस में, जैसे MnO, तो MnO अगर देखें तो हम कहेंगे कि MnO कैसा होता है भाई, बेसिक होता है। तो बेसिक होता है तो क्या बनाएगा, सॉल्यूशन में कैटायन देगा, यानी क्या दे सकता है, MnO2 दे सकता है, 2+ में ही रहेगा। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई Mn2O5 ये एम्फोटेरिक होता है, तो ये क्या देगा, सॉल्यूशन में दोनों दे सकता है, एसिड के साथ कैटायन देगा, बेस के साथ एनायन देगा। लेकिन वाटर में दोनों दे सकता है, क्या दे सकता है, जिसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहे, प्लस रहे, जैसे Mn+5 रहे तो MnO2+ दे सकता है, और प्लस क्या दे सकता है सॉल्यूशन में, MnO4 3- दे सकता है, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट +3। तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और थर्ड, जो कि हम जानते हैं सबसे हाईएस्ट जो होता है, कौन होता है सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, यस, Mn2O7। तो Mn2O7 सॉल्यूशन में जाएगा तो क्या देगा बेटा, MnO4-, क्योंकि ये एसिडिक होता है। तो जो एसिडिक होता है, बेसिकली दो ही एसिडिक ज़्यादातर जाने जाते हैं, एक CrO3 और एक Mn2O7, और ये सॉल्यूशन में क्या देंगे, MnO4- और Cr2O7 या CrO4 बाकी एम्फोटेरिक होते हैं वो दोनों शो करते हैं, दोनों एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं, और बेसिक जो है कैटायन एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं। तो बेसिक जो है वो तो कैटायन ही देंगे, एसिडिक जो है वो केवल एनायन ही देंगे, लेकिन जो एम्फोटेरिक है वो एसिड के साथ कैटायन देंगे, एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करेंगे, और बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करेंगे तो एनायन देंगे। अगर आप जैसे अगर आप इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो बेस के साथ क्या बनेगा, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये तीसरे वाले केस में क्या बनेगा, Cr2 क्या बनेगा, K2CrO4 या K2Cr2O7, और ये क्या बनेगा, KMnO4। इसी तरह से HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे मान लीजिए एम्फोटेरिक का, तो क्या बनेगा, CrO
Cl, बराबर। तो इस तरीके से हम इन सबको बता सकते हैं और इस तरीके से इनके ऑक्सो एनाइन जो सॉल्यूशन में काफ़ी स्टेबल होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। ऑक्साइड्स में अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। बेसिकली जो है वो ज़्यादातर जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जैसे Mn2O7 का एक स्ट्रक्चर मैंने शेयर किया, इसी तरह के सबके स्ट्रक्चर होते हैं। एक डबल बॉन्ड कंपलसरी है, तो जो है अगर ऑक्साइड्स हैं तो जैसे CrO3 है तो 3 डबल बॉन्ड हो जाएंगे। अगर दोनों जुड़े हुए तो देखिए सीधी सी बात है, अगर ऑक्सीजन का नंबर ऑड है तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन सेंट्रल एटम बॉन्ड होगा, और अगर इवन है तो केवल सेंट्रल एटम का बॉन्ड होगा। अगर मल्टी न्यूक्लियर है, मोनो न्यूक्लियर है तो डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, बात खत्म। तो सारे स्ट्रक्चर उसी बेसिस पर बनाए जा सकते हैं। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली sp3 हमने देखने को मिलता है इस स्ट्रक्चर में भी। इससे रिलेटेड और कोई इश्यू हो तो यू कैन डिस्कस इन क्लास, राइट। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पोर्शन। थैंक यू फॉर टुडे।